नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन। हेलो अलवानी के साथ। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस डिपार्टमेंट से हमारे साथ हैं डॉक्टर HS बिस जी, जो आज के विशेष कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे प्रोफेसर खान सर जी को परिचय करवाएंगे। नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के सामुदायिक रेडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर AM खान, जो आज के ड्रग फ्री सोसाइटी के लिए जो उन्होंने आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बहुत सारे अपने उद्गार व्यक्त किए इस संगोष्ठी में, उसके बारे में हम आपको उनसे रूबरू करवा रहे हैं। और अब मैं फिर से अपनी रेडियो मित्र अंजलि कार्की को ये माइक देता हूँ। तो सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये, जैसे कि आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे, तो आज के उपलक्ष्य में जो ये सेमिनार हुआ, तो आप हमारे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये बताना चाहेंगे कि उनको सबसे पहले ड्रग क्या है, ड्रग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जब तक उनको इस बात का एहसास नहीं होगा, उनके अपने लाइफ का थ्रेट का एहसास नहीं होगा, तब तक उसकी महत्व को ठीक से नहीं समझ सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो आज के जो नौजवान हैं वो ठीक से समझने की कोशिश करें कि ड्रग उनको कहाँ पर अंत करता है। ड्रग डेथ जो है वो ड्रग का दूसरा नाम है, और ये डेथ इंडिविजुअल डेथ नहीं होती है, बल्कि ये बल्कि कलेक्टिवली पूरे फैमिली में का नुकसान करती है। सो ये ड्रग, किसी भी तरह का ड्रग एक ऐसी स्टेज पे हर इंसान को, किसी को भी ले जा सकता है जहाँ डेथ के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता है। और इस प्रोसेस में जो परिवार के जो रिसोर्सेस होते हैं वो पूरे के पूरे ध्वस्त हो जाते हैं। जो उनकी आर्थिक, सामाजिक और उनकी व्यावहारिक और उनकी जो संवेदनात्मक, ये सारी जो ट्रेजर्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं फैमिली के, लॉस हो जाती हैं। सो ड्रग जो एक फैंटेसी की दुनिया में ले जाता है, हर युवा को ये समझना पड़ेगा वो फैंटेसी किसी भी तरह की रियलिटी नहीं हो सकती है। इसलिए हम सारे युवा से ये अनुरोध करते हैं कि अगर वो किसी भी तरह से जाने अनजाने में इस जाल में आ चुके हैं, तो वो सही जगह पे जो वेलबींग के तमाम सेंटर हैं वहाँ पर आने की कोशिश करें, और उस हैबिट को इस तरह से समझने की कोशिश करें जैसे किसी भी इंसान को बीपी है तो बीपी की दवा खाता है, सर दर्द है तो सर दर्द की दवा खाता है। इसी तरह से उसको बार बार ड्रग लेने की जो हैबिट है वो उसको एक्सेप्ट करके उस डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करे, काउंसलर के पास जाने की कोशिश करे, अपने अंदर की वो सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करे, ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश करे, और सबसे ज़्यादा ये उसके अपने अंदर, मन के अंदर में ये बैठाने की कोशिश करे कि ड्रग की शुरुआत हमें एक डेथ की यात्रा करा रहा है। सर, जैसे मैंने आपका सेमिनार जब सुना था, तो मैंने उसमें एक पॉइंट नोट किया था, डिग्री विद सोशल सर्विस। तो क्या आप इसका मतलब हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि सारे भी विद्यार्थी का जो संवेदनाएं हैं, सामाजिक संवेदनाएं, वो सिर्फ किताबों में नहीं होनी चाहिए। किताबों के बाहर उनकी अपनी संवेदनाओं को जागृत करना चाहिए और प्रदर्शित करना चाहिए। संवेदनाएं जो हैं वो ये हैं कि हमारा समाज क्या है, हमारा परिवार क्या है, हमें अपने परिवार को ले कहाँ जाना है, अपने को ले कहाँ जाना है, समाज को ले कहाँ जाना है। और अगर हम इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद वो सारे रास्ते हमारे लिए रुक सकते हैं जो हमारे लिए बाधक हैं, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी यंग अगर वो ड्रग की हैबिट में आता है तो उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है, उसका तमाम रिलेटिव एंड फ्रेंड भी प्रभावित होते हैं, और कुल मिलाकर के पूरा समाज, और जहाँ समाज प्रभावित होता है वहाँ राष्ट्र भी प्रभावित होता है। तो अगर अपने को ये समझ रहे हैं कि हम एक राष्ट्र से प्रेम करते हैं, समाज से प्रेम करते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, अपने से प्रेम करते हैं, तो ये उनको अपनी संवेदनाओं को
जागृत करना पड़ेगा और लोगों के साथ अगर वो किसी को जानते भी हैं तो उसकी भी मदद करें। वो रेजिस्टेंस बहुत होता है, लोग छिपाना चाहते हैं, क्योंकि ये व्यवहार इसलिए पनप रहा है कि सब लोग इसको छिपाना चाहते हैं। जिस दिन वो छिपाने की प्रवृत्ति पे उनका एक कंट्रोल हो जाएगा, वो अपना भी भला कर सकते हैं, दूसरे के भला कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारा जो यूथ है ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार होता चला जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए या उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो हमें करने चाहिए, या हमारी सोसाइटी को करना चाहिए, हमारी सरकार को करना चाहिए? देखिए, इस मामले में जो मेरा अपना अप्रोच है मेडिकल से हट करके है। मेडिकल वो हर इंसान को एक इंडिविजुअल पेशेंट मानता है और वो इंडिविजुअल पेशेंट मान करके इंडिविजुअल तौर पे ट्रीट करने की कोशिश करता है, पर ये समस्या सामाजिक समस्या है। तो हमारे अप्रोच भी सामाजिक ही होने पड़ेंगे। सामाजिक होने का मतलब यह है कि हमें कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच अपनाना पड़ेगा, सबको साथ लेना। इसका मतलब यह हुआ कि हमें समय समय पर एरिया वाइज मीटिंग तय करना पड़ेगा और सारे युवा को इकट्ठा करना पड़ेगा। युवा के साथ साथ वहाँ के जो सीनियर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो भी है, उनको सबको ले आना करेगा और सबको एक कलेक्टिव रियलाइजेशन पैदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हमारा ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, पर ये व्यक्तिगत प्रॉब्लम नहीं है, ये सामाजिक प्रॉब्लम है। तो सामाजिक प्रॉब्लम का सामाजिक उपचार ही संभव है और सामाजिक उपचार के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारा युवा वर्ग है, ख़ास तौर के जो छात्र लोग हैं, वो एक ग्रुप बनाएं, एक एरिया को आइडेंटिफाई करें, वहाँ पर लोगों को इसकी सेंसिटिविटी को जागृत करें। लोगों के ये जो समय जो देंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, दैट इस समय का एक महत्व है। वो इतना महत्व है जो जिसकी आप इकोनॉमिक भाषा में कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो वीकली प्रोग्राम कर सकते हैं, मंथली प्रोग्राम कर सकते हैं। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि जो आपका जिले स्तर का जो संबंधित विभाग है उसका भी एक रोल है। जो हमारे विश्वविद्यालय में संबंधित लोग, जैसे एक सोशल वर्क डिपार्टमेंट होता है, उसका एक बड़ी अहम भूमिका होती है। उनको भी हमें साथ में लेने की ज़रूरत है और ये बताने की ज़रूरत है कि कोई भी ये जितने भी प्रॉब्लम है वो इंडिविजुअल नहीं है, सोशल है। सोशल सेंट्रिक प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी है सोशल सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करना। स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करने के लिए टाइम इज़ द ओनली थिंग जो आप दे सकते हैं। बाकी रिसोर्स की मुझे नहीं लगता है कि आपका और तरह के रिसोर्स की कोई ज़रूरत होती है। सिर्फ एक आपको स्ट्रैटेजिक तौर पे टाइम प्लान करना पड़ेगा, कब, कहाँ और कैसे। मैं एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ। जयपुर में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर इंग्लैंड से आए हुए थे और वो पूरे दिन प्रोग्राम करना चाहते थे, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे। क्योंकि हमारा वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, शाम को हमको उन्होंने बात किया कि मेरी एक समस्या है ये फार्मर के साथ में। हम जाते हैं तो फार्मर्स मिलते नहीं हैं। तो हमने कहा आपको प्रोग्राम क्या करना है। तो प्रोग्राम समझने के बाद मैंने उनको बोला आप इस प्रोग्राम को 7:30 बजे शाम को ऑर्गेनाइज करें, आप देखेंगे कि सारे के सारे लोग आएंगे। क्योंकि वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पूरे दिन लगे होते हैं, एक फिक्स माइंड सेट है, उससे बाहर आएंगे नहीं। उससे बाहर आने के लिए उनके साथ टाइम तय करना पड़ेगा। अगर आप टाइम चेंज कर दीजिए तो आपका सक्सेस। और उसके बाद में उन्होंने चेंज किया और हमको बताया कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल है, अटेंडेंस जो है फार्मर्स की बढ़ गई है, रिसेप्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि वो उनके साथ मिल के टाइम तय किए। अगर हम टाइम को तय करते हैं अपने अनुसार, उनके अनुसार नहीं करते हैं तो उनकी सहभागिता हमें नहीं मिलती। तो अगर कोई भी कम्युनिटी अप्रोच जो होगा उनका पर्सपेक्टिव उससे उसके अंदर हमें बिल्डअप करना पड़ेगा। और पेरेंट्स में रेजिस्टेंस होता, इसी एक बात तो समझने की ज़रूरत है। कोई भी सामाजिक प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए समाज में रेजिस्टेंस हर चीज़ का होता है। रेजिस्टेंस आप ब्रेक करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना। आपके जो एरिया के सम्मानित लोग हैं, चाहे वो वीमेन हैं, चाहे मर्द हों, चाहे पढ़े हों, पर अगर वो सम्मानित हैं तो उनकी भूमिका बहुत है। चाहे रिलीजियस हो ना, जिस भी वर्ग के हों,
अगर वहाँ के लोग उनको मानते हैं तो उनकी भागीदारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा और इसके लिए हमें हर तरह की मैपिंग करने की ज़रूरत है। कहाँ से रिसोर्स कैप्चर कर सकते हैं। आप ऐसा काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टाइम नहीं दे पाते हैं, वो अपने रिसोर्स को देते हैं। जो टाइम नहीं दे पाते हैं वो अपने रिसोर्स, लेकिन उनके अब उनको हमें अप्रोच करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी ड्रग्स से रिलेटेड, इमोशनल प्रॉब्लम से रिलेटेड, डेलिक्वेंसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, इवन जो फैमिली वायलेंस से रिलेटेड, जितनी भी तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं, उसके लिए हमें कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच अपनाना चाहिए और इंस्टीट्यूशन इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। बस मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि जो सीनियर सिटीजन है हमारे कंट्री के, हमारे देश के, तो वो यूथ को कैसे, किस दिशा में मदद कर सकते हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में? हमें सीनियर्स को सबसे पहले तो सीनियर को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सीनियर उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो आप कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहां आप सीनियर्स को भी ले आएंगे और उनको भी ले आएंगे और किसी ऐसे रिसोर्स पर्सन को ले आएं जो दोनों को जोड़ के सकते। अगर वो जोड़ने में कामयाब होगा, और ऐसे दुनिया में तमाम प्रयोग किए गए हैं जिसमें वो सीनियर्स जूनियर को मदद करने लगता है, जूनियर सीनियर को मदद करने लगता है, ऐसे तमाम प्रयोग किए गए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बाउंड्री है ये बहुत ही फ्रेजाइल बाउंड्री है और चूंकि वो बाउंड्री बन गई है इसलिए दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो हमें उन स्ट्रेटजी, उन उपायों को, उन तरीकों को अपनाना पड़ेगा जहाँ पर, सो दैट मीन्स इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म, वी विल हैव टू क्रिएट इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन, जो यूथ है वो अपनी बात, अपनी संवेदना, अपनी सोच को, और जो सीनियर हैं वो अपनी, और फिर वो अपने एक्सचेंज के मॉडल से निश्चित रूप से वो एक दूसरे को करेंगे। और मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि जो यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स हैं जब सीनियर्स के साथ कभी भी काम करने जाते हैं, ओल्ड एज में काम करने जाते हैं, जब उनके साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं तो जो अमाउंट ऑफ प्लेजर है ओल्ड पर्सन के पास वो इनॉर्मस हो जाता है। मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। मैं उड़ीसा में, इसी उत्तर प्रदेश में ही अलीगढ़ के पास में ऑफिसर्स का ओरिएंटेशन कर रहे थे। ग्रुप ए के ऑफिसर, और गांव में मैंने उनको बोला था कि आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, और हर शाम को हम लोग उस पर डिस्कशन करते थे कि आपने मीटिंग में क्या किया। पहले दिन रिपोर्ट ये आई कि सर वहाँ का कोई आदमी हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आप कल प्रयास करिएगा, शाम को बताइएगा। उन्होंने शाम को बताया कि सर मैंने कोशिश किया, कोई बोलता है बाजार जा रहे हैं, कोई खेत में जा रहे हैं, इस तरह की करके मीटिंग नहीं की। तीसरे दिन मैंने उन सबको, सारे सब ग्रुप ए के ऑफिसर थे, साथ में लेकर के वहाँ गए। हमने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी एक चारपाई पे लेटा हुआ है। हम उसके पास गए, हमने उससे पूछा, बाबा आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने संवाद को चालू किया। मैंने कहा ये गर्मी का मौसम है, अगर किसी को बुखार हो गया है और कंबल चढ़ा देंगे तो क्या होगा? अरे कैसी बातें आप कर रहे हैं भाई? अच्छा, कोई आदमी घर के अंदर में बहुत तरह से परेशानी है, बुखारी की ही बात हम कर रहे, चाइल्ड पे बात कर रहे थे। मैंने कहा ये जो आप यही बात करने के लिए हमारे सारे ऑफिसर पिछले 3 दिन से घूम रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कोई हमारी मीटिंग के लिए तैयार नहीं। तो आप यूँ जानिए कि वो जब हमने बोला उसको ये समझ में आया है, तो वो बोला है, वो खुद उठा और पूरे गांव के सारे लोगों को, इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया, इतनी बड़ी मीटिंग हुई। ये वही लोग थे जो बाजार जाने का बहाना,
काम करने का बहाना, हाँ। न आने का बहाना। लेकिन उस बुजुर्ग ने का जब पर्पस मीटिंग का समझ में आया, हाँ। तो सारे लोगों को एक जगह एकत्रित किया हाँ। कि ये सब लोग तुमको तुम्हारे बच्चे के बारे में यहाँ बताने के लिए आए हैं। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग हुई और मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल हुई। क्यों? क्योंकि इसमें सीनियर्स को हमारे मीटिंग का पर्पस समझ में आ गया और वो मोबिलाइज कर दिया रिसोर्स। इस तरह के बहुत सारे हमने कम्युनिटी में जाके बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम किए हैं। हमने चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसको आप CDPA बोलते हैं, Yes. उनकी ट्रेनिंग गांव-गांव में जब जाके कराते थे, पूरे गांव का गांव इकट्ठा हो जाता था। वो इसलिए कि जब हम उनको पर्पस बताते, सिर्फ ये बताते कि मीटिंग में कोई भी नहीं आता किसी के पास, जब आप उनको लगाते उस मीटिंग के उनको क्या इमोशनल लाभ होगा, क्या हेल्थ का लाभ होगा, क्या सामाजिक लाभ, जब वो अपने लाभ से परिचित होते हैं या अपने थ्रेट से परिचित, दो ही कंडीशन में आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। यस। तो कम्युनिटी मीटिंग भी सैकड़ों मीटिंग हमने किए होंगे और ऐसे हमारे ऑफिसर का भी मीट आते थे, पैंट शर्ट में होते थे। लेडीज़ ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट की होती थी, घर में जाती थी, इमीडिएटली साड़ी पहनती थी, साड़ी पहन के आके लीडर की तरह सारी लेडीज़ को इकट्ठा करती थी और मीटिंग होती थी। तो सपोर्ट हर तरह का वहाँ मौजूद है। ये हमारी सोच, हमारी काम करने की अप्रोच उनकी एनर्जी को ले सकता है, हाँ। उनको प्रभावित कर सकता है, उनको शामिल कर सकता है। तो हम क्लास 6 से लेकर के और 80 साल के बच्चों के रेंज में जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन सब से मैं इस नतीजे पे हूँ कि वो पूरी तरह से आपका सहयोग लेना चाहते हैं। आप किस तरह से उनका सहयोग का अप्रोच करते हैं, लेते हैं, ये आपकी अपने कला पर, अपने ज्ञान पर, अपने सोच पर निर्भर करता है। थैंक यू सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने हमारे यूथ को इतना अच्छा संदेश दिया आज के इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे के उपलक्ष्य पे। दोस्तों सुनते रहिए 91.2 FM बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी के साथ। थैंक यू सर।